ब्यूनस आयर्स अर्जेंटाइन का दारुल हुकूमत भी है और सबसे बड़ा शहर भी। मुल्क की कुल आबादी 4.5 करोड़ है और इसमें से 1.5 करोड़ लोग ब्यूनस आयर्स में रहते हैं। ये मुल्क रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ा जबकि आबादी में 4 गुना छोटा है। आप इससे वसाइल की तकसीम बखूबी कर सकते हैं। ब्यूनस आयर्स स्पेनिश जहाज रानों ने 1580 में आबाद किया था। यूं ये शहर महज 443 साल पुराना है, लेकिन ये अपने तर्ज तामीर, बौदोबाश और इंफ्रास्ट्रक्चर में पेरिस, लंदन, फरीन का फरट और बार्सिलोना से भी आगे है। इमारतें कॉलोनियल स्टाइल की हैं और बड़ी हैं। सड़कें खली और हमवार हैं। गलियां पथरीली और पकी हैं। शहर में मसनूई झीलें और बेतहाशा पार्कस हैं। पाकिस्तान के नाम से भी एक पार्क मंसूब है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है और पूरे शहर के लिए दस्तयाब है। ये पूरा शहर देखने लायक है, लेकिन 3 जगहें मसट वसट हैं। पहली जगह लाबूका है। लाबूका ब्यूनस आयर्स की पहचान है। पूरा इलाका कैरूगेटेड शेटस से बना हुआ है और अपने तेज मगर मुख्तलिफ रंगों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आप जब भी ब्यूनस आयर्स या अर्जेंटाइन गूगल करेंगे तो लाबूका के रंगीन घरों की तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी। ये पोर्शन कभी बंदरगाह होता था। यूरोप से जब भी लोग हिजरत करके अर्जेंटाइन आते थे, ये सबसे पहले लाबूका में पनाह लेते थे। इसकी तंग गलियों और छोटे मकानों में माजी में लाखों लोग रहते थे। उनमें से ज्यादातर का पेशा मछली पकड़ना था। समंदरी हवा की वजह से उनकी कश्तियां जल्द खराब हो जाती थी, लिहाजा वो लोग हर हफ्ते इन्हें रंग करते थे। उस दूर में पेनेट को ज्यादा अरसा महफूज नहीं रखा जा सकता था, चुनांचा वो किश्ती रंगने के बाद अपना इजाफी रंग मकानों की दीवारों और दरवाजों पर लेप देते थे। रंग थोड़ा होता था, जिसकी वजह से दरवाजे, दीवारें और छतें मुकम्मल तौर पर नहीं रंगी जाती थीं। अगली बार ये इजाफी रंग से बाकी हिस्से भी रंग देते थे। मकान डब खड़बे हो जाते थे। ये डब खड़बे मकान बदज़ां लाबूका की पहचान बन गए और आज भी पूरे इलाके के मकानों के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ रंगों से रंगा जाता है और ये रंग देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। लाबूका फुटबॉल और टेनगू डांस की वजह से भी दुनिया में मशहूर है। टेनगू ने इन्हें गलियों में जन्म लिया था। मछेरे रोजाना रात के वक्त यहाँ गाते और नाचते थे। ये गाना और ये नाचना बदज़ां टेनगू बन गया। ये लोग फुटबॉल लवर भी हैं। लाबूका का फुटबॉल क्लब और स्टेडियम दोनों पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। लियोनेल मेसी भी इन्हें गलियों में खेलता हुआ फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन बना था। लाबूका में आज भी जगह जगह मेसी के मुजस्समे नस्ब हैं। हम पहले दिन ही लाबूका पहुंच गए। गलियां पतली और घर पुराने और रंगीन थे, जिनमें से घूम रहे थे। हर दूसरे तीसरे घर के नीचे पब और काफ़ी शॉप थी और उसमें दर्जनों लोग बैठे थे। गलियों में मौसीकी के रिवायती आलात बजाए जा रहे थे और जवान औरतें और मर्द उन पर टेनगू रक्स कर रहे थे। सयाह उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। इलाके में गुर्बत है और इसके असरात भी दिखाई दे रहे थे। लोगों के चेहरे बुझे हुए थे और ये रात के वक्त सयाहों को लौट भी लेते हैं, लिहाजा हुकूमत मगरिब के बाद पूरे इलाके को बंद करा देती है और सयाहों को लाबूका न जाने का मशवरा देती है। हमारी मौजूदगी में दुकानें, रेस्तोरां और पब्स बंद हो रहे थे और सयाह एक एक करके इलाके से निकलना शुरू हो गए थे। लाबूका के ज़्यादातर लोग फुटबॉलर्स और फुटबॉल क्लब्स से मंसूब शर्ट्स पहनते हैं। हमें हर जगह ये शर्ट्स नजर आएं। घरों के अंदर भी दुकानें हैं और इनमें आर्गेनिक मसनूआत, चमड़े और सूती कपड़े के मलबूसात और हैंडी क्राफ्ट्स बिकते हैं। हम आखिर में चलते चलते बंदरगाह तक आ गए। बंदरगाह पुरानी और बंद थी और अब ये सिर्फ तफरीगाह है। हम थोड़ी देर वहां रुके और फिर वापस आ गए। ब्यूनस आयर्स का दूसरा मसट वसट मकाम रिकोलिटा का कब्रिस्तान है। ये दुनिया का अनोखा तरीन मकाम है। मैं आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन मैंने रिकोलिटा जैसा कब्रिस्तान किसी मुल्क में नहीं देखा। ये शायद दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान होगा जिसमें दाखिले के लिए टिकट खरीदना पड़ता है और आपको गाइडेड टूर की ज़रूरत पड़ती है। हम इसमें दाखिल हुए तो चंद सेकंड में सकते में चले गए। कब्रिस्तान में 600 कब्रें हैं, लेकिन हर कब्र एक महल, एक हवेली और एक आर्ट पीस है। हर कब्र तामीराती मुजज़ा है और ये मुजज़ा दुनिया के नामवर आर्किटेक्ट्स ने तख्लीक किया। कब्रों के दरमियान बाकायदा गलियां हैं और ये गलियां चौकों और चौराहों पर ख़त्म होती हैं। फर्श पर कीमती ईंटें और पत्थर हैं। सिर्फ इस छोटे से कंपाउंड में जितने मुजस्समे हैं इतने पूरे पेरिस में नहीं होंगे और हर मुजस्समा आर्ट पीस भी है। कब्रिस्तान में पहुंचकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। फन तामीर का ये नमूना भी फ्रीमेसन ने तख्लीक किया था। ब्यूनस आयर्स के शुमाली हिस्से में 1732 में पलर चर्च बना। चर्च के साथ वसी बाग होता था। इसके फल सिर्फ चर्च के खास तालिब इल्म और पादरी तोड़ सकते थे।
फल तोड़ने वालों को स्पेनिश ज़बान में रिकोलेटा कहा जाता है, लिहाजा इस निस्बत से पूरा इलाका रिकोलेटा हो गया। 1822 में गुनर मार्टिन रोड्रिगेज ने फ्रेंच इंजीनियर बलवाकर बाग में कब्रिस्तान बनवा दिया। 1822 ही में ब्यूनस आयर्स के पहले अमीर मर्दे को उस कब्रिस्तान में दफन किया गया। लवाहिकीन ने अपने वालिद की कब्र आर्किटेक्ट से बनवाई थी। ये ब्यूनस आयर्स में पहली डिज़ाइनर कब्र थी और लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। मर्दों में इसके बाद डिज़ाइनर कब्रों का मुकाबला शुरू हो गया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अर्जेंटीना एक वक्त में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और अमेरिका, रूस और यूरोप मुआशी तौर पर इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। दौलत की ये फरावानी 1940 तक बरकरार रही, मगर फिर इस मुल्क को नज़र लग गई और आज ये इन्फ्लेशन में दुनिया में पहले नंबर पर है। शहर में इस ज़माने में सैकड़ों अमीर लोग थे। ये अमरा अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्रों के डिज़ाइन बनवाने लगे। बाज़ अमरा ने अपनी निगरानी में अपने कब्रें भी तैयार करा लीं। ये दुनिया का अमीर तरीन डिज़ाइनर कब्रिस्तान बनता चला गया और आज दुनिया भर से सयाह उसे देखने आते हैं। कब्रिस्तान में 600 कब्रें हैं। आपको हर कब्र तफसील से देखने के लिए पूरा दिन चाहिए। एक कब्र एक दिन, 600 कब्रें 600 दिन, लिहाजा आपको कब्रिस्तान को तफसील से देखने के लिए 2 साल चाहिए। कंपाउंड पर अब तक सैकड़ों रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं, जबकि इस पर पीएचडी तक हो चुकी है और यह कब्रिस्तान इस मामले में अनोखा है। हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए और चंद सेकंड बाद अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे। क्यों? क्योंकि हर कब्र एक हवेली, एक महल या एक मैंशन था। इसमें बाकायदा बेसमेंट, लॉबी और फर्स्ट फ्लोर था। अंदर ड्राइंग रूम्स और फायरप्लेस तक थी। दरवाजे भी डिज़ाइंस थे और रेलिंग्स भी। इमारतों पर बाकायदा कार्विंग और संगमरमर और धातों के देवहैकल मुजस्समे भी थे। बाज़ कब्रें ख़ानदानी थीं। अंदर ख़ानदान भर के ताबूत रेकस में रखे थे। ताबूत भी इस कदर महंगे और खूबसूरत थे कि इन्हें देखकर दिल ललचा जाता था। कब्रों में बाकायदा हीटिंग और कूलिंग सिस्टम था। आबनूसी लकड़ी का फर्नीचर भी था। बाज़ कब्रें खस्ताहाल थीं। मैंने वजह पूछी। गाइड ने बताया ये ख़ानदान ख़त्म हो चुके हैं या नकल मकानी कर गए हैं। मैंने पूछा आप ये नए लोगों को अलर्ट क्यों नहीं कर देते? इसका जवाब था ये वर्ल्ड हेरिटेज है, हम उसे छेड़ नहीं सकते। बाज़ कब्रें बहुत कदीम लेकिन साफ सुथरी थीं। पूछने पर मालूम हुआ ये बाबा अपने कब्र की निगहदाश्त के लिए ठीक ठाक प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस छोड़कर गया था। एक कब्र के बारे में पता चला मज़ार स्टाफ 17 लोगों पर मुश्तमिल है। ये रोज़ाना कब्र पर आता है। इसकी 5 स्टार लेवल की सफाई सुथराई और मेंटेनेंस करता है। एयर फ्रेशनर छिड़कता है और कब्र पर ताज़ा फूल रखता है। मैंने पूछा ये लोग तनख्वाह कहाँ से लेते हैं? बताया गया बाबा मरने से पहले बाकायदा बंदोबस्त करके गया था और ये इंतज़ाम 75 बरसों से चल रहा है। एक बूढ़ी माई के बारे में पता चला, वो पूरी ज़िंदगी गैर शादीशुदा रही, लेकिन फिर इसने अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्र बनवाई। अपनी एक प्रॉपर्टी कब्र के लिए वक्फ की और फिर वो वसीयत कर गई मेरी कब्र के लिए शहर के खूबसूरत तरीन जवानों को भर्ती किया जाए और ये नौजवान रोज़ाना बरहना हालत में मेरी कब्र की सफाई करें, और ये सफाई आज तक होती है। मैंने कब्र की निशानदही की दरख्वास्त की, लेकिन गाइड ने माजरत कर ली। उसका कहना था हम आपको वो कब्र नहीं दिखा सकते। एक कब्र किसी नौजवान जहाज़रान की थी। वो 1895 में फौत हुआ था और इस वक्त से आज तक इसकी कब्र अर्जेंटाइन की महंगी तरीन वाइन से धुई जाती है, जबकि आधी से ज़्यादा कब्रों पर महंगे तरीन परफ्यूम और एयर फ्रेशनर छिड़के जाते हैं। एक कब्र के अंदर वार्डरोब भी थी और इस वार्डरोब में हर 6 माह बाद नए कपड़े और जूते रखे जाते हैं। एक कब्र में बाबे के लिए रोज़ाना 5 स्टार होटल से 3 वक्त खाना आता है। ये खाना बाकायदा मेज़ पर लगाया जाता है और 2 वेटर 40 मिनट तक मुंह होकर मेज़ के सामने खड़े रहते हैं।